क्या आपने याथिवों के बारे में सुना है? वो एक बहुत ताकतवर डायनेस्टी थे। उन्होंने देवगिरी किले से राज किया। ये साउथ इंडिया में था। उनकी कहानी सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एम्पायर्स को चैलेंज किया। ये 12वीं सदी से हुआ और 4वीं सदी तक चला। कई महान राजाओं ने उन्हें लीड किया। उनकी कहानी सुनाने लायक है। याथिव सिर्फ योद्धे नहीं थे, वे बिल्डर्स और पेट्रन्स भी थे। उन्हें आर्ट और कल्चर से बहुत प्यार था। उनका राज्य एक रोशनी की किरण जैसा था। ये मिडीवल इंडिया में खूब चमका। उनकी कैपिटल देवगिरी शांतियार थी। वो अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी और अपनी सुंदरता के लिए भी मशहूर थी। हमें उनके कंट्रीब्यूशंस को याद रखना चाहिए। उनका इतिहास हमारे इतिहास का हिस्सा है। इमेजिन करो, एक ऐसा समय जब बड़े बदलाव हो रहे थे। इंडिया में कई राज्य उभर रहे थे। याथिवों ने अपनी किस्मत खुद बनाई। उन्होंने फ्यूडेटोरीज के तौर पर शुरुआत की, द्यूसरों के वफादार, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंस का सपना देखा। उन्होंने अपनी आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। उनकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने एक ताकतवर राज्य बनाया। इस राज्य ने एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी लेगेसी आज भी इंस्पायर करती है। ये वीडियो उनके सफर को एक्सप्लोर करेगा। हम उनके महान शासकों के बारे में जानेंगे। हम उनके अचीवमेंट्स देखेंगे। हम उनके कल्चर को समझेंगे। हम उनके स्ट्रगल्स को भी देखेंगे। देवगिरी की कहानी बहुत फैसिनेटिंग है। ये पावर की कहानी है, ये कल्चर की कहानी है, ये रेजिलियंस की कहानी है। चलिए इस खोए हुए चैप्टर में झांकते हैं। गैप 2S। भिल्लम पंचम एक विजनरी राजा थे। वो याथिव इतिहास में एक की फिगर है। उन्होंने 12वीं सदी के आखिर में राज किया। उनके राज में याथिव ताकतवर बने। उनके अपनी प्रजा के लिए बड़े एम्बिशंस थे। वो एक इंडिपेंडेंट राज्य चाहते थे। उन्होंने कई ताकतवर दुश्मनों से लड़ाई की। उनकी बहादुरी लेजेंडरी थी। उन्होंने शान की नींव रखी। उनका नाम इतिहास में थेयर्स है। भिल्लम पंचम से पहले याथिव थ्यूसरों की सेवा करते थे। वो वेस्टर्न चालुकियास के अधीन थे, लेकिन चालुक्यों की पावर कम हो रही थी। भिल्लम पंचम ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने बहादुरी से याथिव इंडिपेंडेंस की घोषणा की। ये एक बोल्ड और रिस्की कदम था। उन्हें तुरंत कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने होयसलों से जमकर लड़ाई की। उन्होंने काकतियों से भी जंग लड़ी। उन्होंने अपना धैर्य मजबूती से कायम किया। भिल्लम पंचम ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, वो एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने अपने नए राज्य को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने देवगिरी को अपनी कैपिटल चुना। यह किला लगभग इम्पेनेट्रेबल था। यह याथिवों की ताकत का सिंबल था। उन्होंने इसकी सुरक्षा को बहुत मजबूत किया। उन्होंने इसे पावर का सेंटर बनाया। देवगिरी से उनका प्रभाव फैला। वो एक सम्मानित सॉवरेन शासक बने। साल 1187 सिग्निफिकेंट था। भिल्लम पंचम ने देवगिरी की स्थापना की। इसने याथिवों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। वो सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे। उन्होंने बुद्धिमानी से अपने इलाकों को कंसोलिडेट किया। उन्होंने क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाई। उनके शासन ने भविष्य की महानता के लिए मंच तैयार किया। उन्हें एक सच्चे फाउंडर के रूप में याद किया जाता है। उनकी हिम्मत ने एक नई पावर को जन्म दिया। याथिवों का सितारा चमकने लगा। सिंघन तैवितीय एक बहुत ताकतवर याथिव राजा थे। उन्होंने भिल्लम पंचम के समय के बाद राज किया। उनका शासन काल लंबा और प्रॉस्परस था। यह कई दशकों तक चला। शायद वो सबसे महान याथिव थे। उनकी पावर त्योर तक महसूस की जाती थी। उन्होंने याथिव एम्पायर का खूब विस्तार किया। उन्हें लायन ऑफ द साउथ का टाइटल मिला। उनकी सेनाएं हर जगह विक्टोरियस रहीं। उन्होंने देवगिरी को सचमुच ताकतवर बनाया। सिंघन तैवितीय एक मिलिट्री जीनियस थे। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी सेनाओं को लीड किया। उन्होंने कई राइवल राज्यों को हराया। होयसलों को उनके सामने झुकना पड़ा। काकतियों ने उनकी मजबूत सेना का सामना किया। उन्होंने गुजरात में भी कैंपेन किए। उनका प्रभाव मालवा तक भी पहुंचा। कोई उन्हें आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता था। याथिवों का झंडा ऊंचा लहराया। उनका राज्य बहुत बड़ा और सिक्योर था। सिंघन तैवितीय के राज्य में कल्चर खूब फला फूला। वो कला के बड़े पेट्रन थे। उन्होंने स्कॉलर्स और कवियों को सपोर्ट किया। शारंगथीव जो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे तब जीवित थे। उनका काम संगीत रत्नाकर फेमस है। ये भारतीय संगीत का खजाना है। सिंघन ने सीखने को बहुत इनकरेज किया। वो इसका गहरा महत्व समझते थे। उनका दरबार एक वाइब्रेंट जगह थी।
ज्ञान और कलाओं का जश्न मनाया जाता था। सिंघन का शासनकाल एक गोल्डन एज था। याथिव राज्य अपने पीक पर पहुंचा। ट्रेड और कॉमर्स खूब फले फूले। लोग शांति और खुशहाली से रहते थे। उन्होंने कई मंदिर और मॉन्यूमेंट्स बनवाए। ये याथिवों की भक्ति और कला दिखाते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट और न्यायपूर्ण था। वो अपनी प्रजा की वेलफेयर का ख्याल रखते थे। सिंघन द्वितीय ने एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी लेगेसी ने डेक्कन को आकार दिया। रामचंथेर याथिव एक नोटेबल शासक थे। वो 1271 सीई में गथिथई पर बैठे। उनके शासन ने शान और परीक्षा त्यों देखे। वो एक बहादुर और काबिल राजा थे। उन्होंने याथिव ट्रेडिशंस को जारी रखा। उन्होंने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखा। उनके शुरुआती शासन में देवगिरी खूब फला फूला। राज्य प्रॉस्पेरस और स्टेबल था। उन्होंने न्याय और धर्म को बनाए रखा। उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। रामचंथेर एक योद्धे भी थे। उन्हें पड़ोसियों से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जमीन की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। उन्होंने राज्य को इंटैक्ट रखने में कामयाबी हासिल की। उनकी मिलिट्री ताकत काफी थी। याथिव सेना वेल ट्रेन्ड थी। उन्होंने अपनी सीमाओं की जमकर रक्षा की। कुछ समय के लिए देवगिरी सिक्योर लगा। रामचंथेर को अपनी पावर पर भरोसा था। उन्होंने अथॉरिटी और ग्रेस के साथ शासन किया। उनके शासनकाल में आर्ट फलती फूलती रही। मराठी साहित्य को शाही सपोर्ट मिला। कई स्कॉलर्स उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हेमाथेरी एक फेमस मंत्री उनकी सेवा में थे। हेमाथेरी ने महत्वपूर्ण टेक्स्ट्स लिखे। उन्होंने एक यूनिक मंथेर स्टाइल भी डेवलप किया। इस स्टाइल को हेमाडपंथी कहा जाता है। रामचंथेर कल्चरल अचीवमेंट्स को महत्व देते थे। वो उनके स्थायी महत्व को समझते थे। उनके यरन एक क्षेत्रीय पहचान में योगदान था, लेकिन क्षितिज पर बादल मंडरा रहे थे। दिल्ली सल्तनत ताकतवर हो रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के एम्बिशियस प्लान्स थे। रामचंथेर इस खतरे से अनजान थे। दक्षिणी राज्य अमीर थे। इस दौलत ने उत्तर से हमलावरों को अट्रैक्ट किया। देवगिरी अमीर और मशहूर एक टारगेट था। रामचंथेर के शासन को इस तूफान का सामना करना पड़ेगा। उनके लीडरशिप की कड़ी परीक्षा होगी। देवगिरी की किस्मत दांव पर लगी थी। सेक्शन 5 लोगों की आवाज। याथिवों का मराठी को पैट्रनेज। याथिव राजा अपनी भाषा से प्यार करते थे। उन्होंने मराठी को बहुत सपोर्ट दिया। ये आम लोगों की भाषा थी। उनसे पहले संस्कृत डोमिनेंट थी। संस्कृत दरबारों और धर्म ग्रंथों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन याथिवों ने मराठी को सम्मान देने का फैसला किया। यह फैसला बहुत सिग्निफिकेंट था। इससे मराठी भाषा को बढ़ने में मदद मिली। यह एक प्रमुख लिटरेरी भाषा बन गई। ये महाराष्ट्र के लिए एक तोहफा था। याथिव शासन में मराठी साहित्य खूब फला फूला। कई महान कवि और लेखक सामने आए। मुकुंदराज एक शुरुआती मराठी कवि थे। उन्होंने विवेक सिंधु और परमामृत लिखी। ये महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल रचनाएं हैं। उन्होंने मुश्किल विचारों को एक्सेसिबल बनाया। वे सरल मराठी में लिखी गई थी। आम लोग उन्हें समझ सकते थे। इससे ज्ञान थ्योर तक फैला। याथिवों ने ऐसे प्रयासों को इनकरेज किया। महानुभाव पंथ ने भी एक रोल निभाया। उन्होंने अपने धार्मिक टेक्स्ट्स के लिए मराठी का इस्तेमाल किया। ये पंथ याथिवों के समय में पॉपुलर हुआ। उनकी रचनाओं ने मराठी प्रोज को समृद्ध किया। लीला चरित्र जैसी रचनाएं फेमस हैं। ये उनके फाउंडर की कहानियां बताती हैं। ये टेक्स्ट्स हमें ऐतिहासिक इंसाइट्स देते हैं। वे उस पीरियड के जीवन को दिखाते हैं। याथिवों ने धार्मिक स्वतंत्रता दी। इससे विविध आवाजों को उभरने में मदद मिली। ज्ञानेश्वर एक महान संत कवि थे। वो रामचंथेर के शासनकाल में थे। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। ये गीता पर एक कमेंट्री है। उन्होंने इसे सुंदर मराठी में लिखा। इसने पवित्र ज्ञान को सभी के लिए अवेलेबल कराया। उनकी रचना मराठी का कॉर्नरस्टोन है। आज भी इसका बहुत सम्मान है। याथिवों के पैट्रनेज ने एक उपजाऊ जमीन तैयार की। मराठी भाषा उनकी बहुत रणी है। सेक्शन 6 पत्थर की सिम्फनीज। याथिवों के शांतियर मंथिर। याथिव महान मंथिर निर्माता थे। उन्होंने अपने राज्य को मंथेरों से सजाया। ये मंथिर जीवन के सेंटर्स थे। वे पूजा स्थल थे। वे कल्चर के हब्स और सोशल गैदरिंग के सेंटर्स भी थे। उनकी मंथिर आर्किटेक्चर यूनिक थी। इसे हेमाडपंथी स्टाइल के नाम से जाना जाता है, जो याथिव मंत्री हेमाथेरी के नाम पर है। ये मंथिर उनकी लेगेसी के रूप में खड़े हैं। हेमाडपंथी मंथेरों की अपनी डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। वे अक्सर बिना गारे के बनाए जाते थे।
पत्थरों को कुशलता से इंटरलॉक किया जाता था। उन्होंने स्थानीय रूप से मिलने वाले काले पत्थर का इस्तेमाल किया। इस पत्थर से उन्हें एक डार्क लुक मिलता था। मंदिरों के प्लान स्टार शेप्ड होते थे। उनकी दीवारों पर बारीक कार्विंग्स थी। देवी देवताओं और नर्तकियों को डिपिक्ट किया गया था। जियोमेट्रिक पैटर्न्स सुंदरता बढ़ाते थे। ये स्ट्रक्चर्स मजबूत और एलिगेंट थे। कई बेहतरीन एग्जाम्पल्स आज भी मौजूद हैं। सिन्नर का गोंडेश्वर मंदिर फेमस है। ये एक पंचायतन कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स में 5 मंदिर। मुख्य मंदिर भगवान शिव का है। दूसरे मंदिर अलग अलग देवताओं के सम्मान में है। लोनार का मंदिर भी नोटेबल है। ये दैत्य सूथन को डेडिकेटेड है। ये मंदिर यात्रियों की क्राफ्ट्समैनशिप दिखाते हैं। वे उनके आर्टिस्टिक विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे आस्था के एक्सप्रेशंस थे। वे राजाओं की भक्ति दिखाते थे। वे कारीगरों का हुनर भी दिखाते थे। वे एक वाइब्रेंट अतीत की कहानियां सुनाते हैं। वे हमें उस ईयर से जोड़ते हैं। इन मंदिरों में जाना इंस्पायरिंग होता है। हम वहां इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यात्रियों ने हमेशा के लिए निर्माण किया। उनकी पत्थर की सिम्फनीज आज भी रेजोनेट करती है। सेक्शन 7 उत्तर का तूफान। अलाउद्दीन खिलजी का पहला हमला। 13वीं सदी के अंत में बदलाव आया। अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशियस और रूथलेस था। वो दिल्ली के सुल्तान का भतीजा था। उसने देवगिरी की दौलत की कहानियां सुनी थीं। उसने यादव राज्य पर अटैक करने का फैसला किया। यह एक डेयरिंग और सीक्रेट प्लान था। 1296 में उसने दक्षिण की ओर मार्च किया। उसकी सेना तेज और ताकतवर थी। राजा रामचंद्र बेखबर पकड़े गए। इस हमले ने डेक्कन को चौंका दिया। अलाउद्दीन का मार्च अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसने कई मजबूत किलों को बाईपास किया। उसने सीधा देवगिरी को निशाना बनाया। रामचंद्र की मेन सेना थ्योर थी। उनके बेटे शंकर थी उसे दक्षिण ले गए थे। देवगिरी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। शहर अमीर था लेकिन वल्नरेबल था। अलाउद्दीन ने ताकतवर किले को घेर लिया। शुरुआती डिफेंस जोशीला था लेकिन अंतर रिसोर्सेज सीमित थे। रामचंद्र कुछ समय तक बहादुरी से लड़े लेकिन स्थिति गंभीर हो गई। अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना की रूमर्स फैलाई। इससे देवगिरी में पैनिक फैल गया। यादव राजा को निगोशिएट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एक अपमानजनक ट्रीटी पर सहमत होना पड़ा। उन्होंने भारी रैंसम चुकाया, सोना, जवाहरात, हाथी और घोड़े। इस दौलत ने अलाउद्दीन के एम्बिशंस को हवा दे। इसने बाद में उसे दिल्ली की गतिथि हथियाने में मदद की। यह पहला हमला एक करारा झटका था। इसने देवगिरी की प्रेस्टीज को तोड़ दिया। किले की इनविंसिबिलिटी टूट गई। रामचंद्र दिल्ली के वैसल बन गए। उन्हें सालाना ट्रिब्यूट देना पड़ता था। दक्षिण की दौलत एक्सपोज हो गई। इस रेड ने और हमलों के लिए दरवाजे खोल दिए। दूसरे दक्षिणी राज्यों में अब डर फैल गया। भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया। देवगिरी का सुनहरा युग खत्म हो रहा था। सेक्शन 8 एक साम्राज्य का अस्त। देवगिरी का आखिरी वीर प्रयास। पहले रेड के बाद देवगिरी कमजोर हो गया। रामचंद्र ने अपना शासन बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने कुछ सालों तक दिल्ली को ट्रिब्यूट दिया लेकिन आजादी की इच्छा बनी रही। उनके बेटे शंकर थे, डिफायंट थे। उन्हें दिल्ली के आगे झुकना पसंद नहीं था। जब रामचंद्र ने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया तब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन चुका था। वो ऐसी डिफायंस बर्दाश्त नहीं करता। उसने अपने जनरल मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर एक बड़ी सेना लेकर आया। उसने 1307 में देवगिरी पर मार्च किया। रामचंद्र फिर से हार गए। इस बार उन्हें बंधई बना लिया गया। उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। अलाउद्दीन ने उनके साथ सम्मान से पेश आया। रामचंद्र को बाद में उनकी गद्दी पर बहाल कर दिया गया लेकिन अब वो एक वफादार फ्यूडेटरी थे। उन्होंने दक्षिणी कैंपेन्स में दिल्ली की मदद भी की। ये यादवों के लिए एक दुखद मोड़ था। रामचंद्र की मौत के बाद उनके बेटे ने राज किया। शंकर थे, जिन्हें सिंघण तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, ने फिर से दिल्ली को डिफाई किया। उन्होंने एक बार फिर ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। मलिक काफूर 1313 में लौटा। एक भयंकर लड़ाई लड़ी गई। शंकर थे बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। यादवों का रेजिस्टेंस कुचल दिया गया। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत ने एनेक्स कर लिया। राज्य ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी। यादव डायनेस्टी का शासन समाप्त हो गया। बाद में रेबल करने की कोशिशें हुई। हरपाल थीव, रामचंद्र के थियामाद ने रिवोल्ट किया।
ये 1317 में हुआ, लेकिन मुबारक शाह खिलजी का सक्सेसर आया। उसने बेरहमी से रिबेलियन को थेबा दिया। हरपाल थीव को पकड़कर मार दिया गया। इसने अंतिम अंत को मार्क किया। शांतियर याथिव चैप्टर बंद हो गया। देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद कर दिया गया। ये दिल्ली के लिए एक प्रोविंशियल कैपिटल बन गया। सेक्शन 9, इतिहास की सरगोशियां याथिव लेगेसी को सहेजना। याथिव डायनेस्टी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी लेगेसी मजबूती से कायम है। उन्होंने एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज छोड़ी। उनके कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हैं। उन्होंने डेक्कन के इतिहास को आकार दिया। उन्होंने मराठी भाषा को बहुत प्रमोट किया। इससे क्षेत्रीय पहचान बनाने में मदद मिली। उनका साहित्य आज भी अनमोल है। ज्ञानेश्वरी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती रहती है। ये लिंग्विस्टिक लेगेसी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स शांतियार हैं। हेमाडपंती मंथिर शान से खड़े हैं। वे यूनिक आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्वेशन की जरूरत है। वे ऐतिहासिक खजाने हैं। वे आस्था और कला की कहानियां सुनाते हैं। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। हमें इन मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करनी चाहिए। वे याथिवों की शान के गवाह हैं। आने वाली पीढ़ियों को उन्हें देखना चाहिए। याथिवों की कहानी हमें सिखाती है। ये हिम्मत और विजन की बात करती है। ये पॉलिटिकल रियलिटीज की भी बात करती है। वे फ्यूडेटोरीज से राजा बने। उन्होंने एक प्रॉस्परस राज्य बनाया। उन्होंने ताकतवर हमलावरों का बहादुरी से सामना किया। उनका पतन ट्रैजिक था, लेकिन हीरोइक भी। हम उनसे रेजिलियंस के बारे में सीखते हैं। उनकी स्पिरिट हमें इंस्पायर करनी चाहिए। उन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि उनकी कहानी जानी जाए। उनके इतिहास का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का जश्न मनाया जाना चाहिए। म्यूजियम्स उनके आर्टिफैक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। किताबें उनकी कहानियां बता सकती हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स जागरूकता फैला सकते हैं। उनकी हेरिटेज को प्रिजर्व करके हम अपने कम्प्लेक्स अतीत का सम्मान करते हैं। देवगिरी की गूंज फीकी नहीं पड़नी चाहिए। उनकी लेगेसी हमेशा चमकती रहे।